आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आपकी बीपीएससी टीआरई 4.0 के संबंध में और किस प्रकार से आप पीजीटी के शिक्षक बन सकते हैं इसी बारी में और बिना कोई अपना एक्स्ट्रा यहाँ पर अटेम्प्ट गवाए। ठीक है, तो देखिए आप लोग में से अब बात करते हैं 4.0 में क्यों गेम चेंज होने वाला है उसके बारे में पहले, और उसी के साथ साथ हम बात करेंगे यहाँ पर कि आपके एनसीईआरटी का महत्व क्या है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी थी जो बहुत ही रोमांचककारी वीडियो थी जहां पर आवाज जो थी बहुत ही तेज नहीं थी, बहुत ही कम थी, मतलब बिल्कुल नहीं थी वहां पर, तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, उसको आपने देख लिया होता तो आपको ज्यादा फायदा मिलता, बट कोई बात नहीं, प्रीवियस वीडियो जाकर आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी क्या महत्व क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसको हम समझेंगे और उसी के साथ साथ में हम यहाँ पर देखेंगे कि आप किस प्रकार से पीजीटी में आप हैं फर्स्ट अटेम्प्टर। ठीक है, अभी तक देखिए 3.0 में कौन लोग थे। 3.0 में वो लोग थे जिन लोग ने इसके पहले परीक्षा 2.0 में दी होगी या फिर 1.0 में दी होगी। ठीक है, तो 3.0 में देखिए आपको नवीन परीक्षा पैटर्न देखने मिल सकता है। 4.0 की बात करें तो 4.0 के अंतर्गत आपको नवीन पैटर्न पेपर का देखने मिल सकता है। क्यों? क्योंकि 4.0 में देने वाले अधिकाधिक लोग कौन से होंगे? जो फर्स्ट टाइमर होंगे। ठीक है, फर्स्ट टाइम परीक्षा देने वाले कौन से लोग होंगे? वो लोग होंगे जो इस बार बैठेंगे 4.0 के अंदर। अधिक बच्चों की संख्या कौन सी होगी? जो पहली बार देने वाले हैं। और जो लोग 3.0 में किसी कारणवश या मान के चलिए वो देने ही नहीं गए एग्जाम, या फिर अगर कट ऑफ वगैरह नहीं पार कर पाते हैं, वो सब चीजें हैं, अगर यहाँ पर उनको जो है फेल होते हैं, तब आकर वो कहाँ बैठेंगे? तब आकर बैठेंगे यहाँ पर 4.0 के अंदर। लेकिन उसके अलावा आप ऐसे कह सकते हैं, अगर हम रेशियो की बात करें कि अगर यहाँ पर 100 बच्चे देने वाले हैं 4.0 की परीक्षा, तो उसमें से 90 कौन से होंगे? 90 वो होंगे जिन्होंने इस बार का एस्टेट पास किया होगा, और 10 बच्चे अप्रोक्सीमेटली रेशियो की बात करें वैसे होंगे, उनका प्रतिशत वो होगा जिन्होंने क्या किया हुआ है, जिन्होंने पहले दे चुके होंगे 3.0 को या फिर मैक्सिमम 2.0 को। ठीक है, और अगर कोई बच्चा 1.0 से लगातार देता हुआ आ रहा है तो आपका समय आ चुका है कि अब आप जो है तैयारी छोड़ दें। ठीक है, और अब जो है आपको जीवन में और कुछ करना की ओर प्रयत्न करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपका नहीं हो रहा है तो, या फिर अपनी तैयारी को और अच्छा और स्ट्रॉन्ग आप यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आप 1.0 से लगे हुए हैं और अभी 3.0 में भी आपको जो है आपके नंबर 20 से 30 आ रहे हैं इस प्रकार से, तो ठीक है, तो इसको यहाँ पर ध्यान रखें। तो फर्स्ट टाइमर है, पेपर का पैटर्न के बारे में जैसे बात की थी लास्ट वीडियो के अंदर कि आपका जो पेपर का पैटर्न है कैसा हो रहा है, ये आपका इंक्रीज हो चुका है। ठीक है, ये बढ़ चुका है, बदल चुका है, और इसका जो सिलेबस है ये भी यहाँ पर चेंज हो चुका है आपके बीपीएससी का सिलेबस। ठीक है, सिलेबस चेंज हो चुका है, इसमें काफी सारी चीजें जो डाली गई हैं वो आपके यूजीसी नेट की डाली गई है। ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी पहले से ही था, वो डाला गया है। स्लीप वाला देखिए हटाया है, आएगा कब आएगा ये कोई नहीं जानता। 1.0 के अंदर देखिए आपको स्लीप से संबंधित सवाल था, 2.0 में भी था शायद तक, उसके बाद 3.0 में आपको इससे संबंधित सवाल देखने नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो पेपर में इनकमिंग और आउटगोइंग इस प्रकार से यहाँ पर चलती रहेगी, इस बात का आप ध्यान रखें। ठीक है, लेकिन एक चीज जो नहीं बदलेगी वो है हमारा एनसीईआरटी का महत्व। ठीक है, उसका जो इंपॉर्टेंस है उसके बारे में बात करते हैं आज के इस वीडियो के अंदर कि एनसीईआरटी आपके लिए कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसको करने के पश्चात आपको किसी प्रकार का कोई भी कोर्स, चाहे वो हमारा ही क्यों ना हो, आपको करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन प्रोवाइडेड आप उसको क्या करें, आप उसको यहाँ से अच्छे से करें, अपनी फुल एफिशिएंसी के साथ, 100% एक्यूरेसी के साथ आप करेंगे तो आपको मान के चलिए 4.0 में आपको कोई भी आपका हाथ पाव रोकने के लिए तैयार नहीं होगा। ठीक है, आप 4.0 में बीपीएससी की वजह से भी बाहर नहीं हो सकते। अगर आपने एनसीईआरटी को अच्छे से किया हुआ है तो केवल और केवल एक वजह से आप बाहर होंगे, और वो क्या है? वो है आपकी लापरवाही। ठीक है, आपकी लापरवाही, आपका नॉन सीरियसनेस जो है आपकी है, वो आपको लेके जरूर डूबेगी 4.0 के अंदर। ठीक है, क्यों? यहाँ पर उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर क्यों आपको सीरियस रहना है और अच्छे से जो तैयारी करनी है अपने एनसीईआरटी के माध्यम से, उसकी तैयारी आपने करनी है। यहाँ पर देखिए अध्याय 1 में हम बात कर रहे हैं मनोविज्ञान क्या है। ठीक है, मनोविज्ञान क्या है, और इसको आप पढ़ रहे हैं कि व्हाट इज साइकोलॉजी। सबसे पहले जो बेसिक सवाल आपसे पूछेगा कि साइकोलॉजी क्या है। मन एवं व्यवहार, ये सब को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको भी पढ़ने की आपकी कोई आवश्यकता नहीं है कि यहाँ परिचय में क्या क्या दिया हुआ है, कोई मतलब नहीं है इसको पढ़ने से। आपको क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना है यहाँ से परिचय से, आपको स्टार्ट करना है यहाँ से पढ़ने से, और आपको नीचे लाइन बाय लाइन यहाँ पर पढ़ते हुए चले आना है। पिछले वीडियो में जो बता रहे थे, अब देखिए यहाँ पर कुछ महानुभाव है जो क्या करते हैं, साइकोलॉजी शब्द दो ग्रीक शब्द से बना है। साइकी का मतलब ये होता है और लोगोस का मतलब क्यों होता है, ये आप देखेंगे पूरा इस प्रकार से आपको जो है नहीं पढ़ना है। ठीक है, साइकी का मतलब क्या होता है, लोगोस का मतलब क्या होता है, क्योंकि हर किसी से बनेगा, 100 में से 120 बच्चे को बन जाएगा ये। ठीक है, अगर 100 बच्चे बैठे हैं तो 120 बच्चे को बन जाएगा वहां पर। इस प्रकार का सवाल है, और इस प्रकार का सवाल आपको बीपीएससी तो एटलीस्ट कभी नहीं पूछेगा। ठीक है,
तो जब भी कभी आप समझिए आप ये पढ़ रहे हैं कि साइकी का मतलब ये होता है और लोगोस का ये मतलब ये होता है, तो उसका सरासर मतलब ये है कि आप अपना क्या कर रहे हैं, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। कभी अगर हम भी आपको बताएं कि आत्मा का मतलब लोगोस होता है और इसका ये होता है, तो आप हमको ही बोलिएगा सर आप जो है यहाँ पर अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, काम का क्या है आपका, यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में जो था, अतः मनोविज्ञान आत्मा अथवा मन का अध्ययन था, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, था। ठीक है, सवाल क्या बनाएगा आपसे बीपीएससी, सवाल ये बनाएगा व्हेन साइकोलॉजी वाज स्टार्टेड फर्स्ट ऑफ ऑल, इस प्रकार से जब इसकी शुरुआत हुई तो सबसे पहले इसका ध्यान किस पे केंद्रित था। सवाल ये बनाएगा ध्यान किस पे केंद्रित था। ऑप्शन रहेगा वहां पर विज्ञान के, आई मीन आपके व्यवहार के ऊपर, अनुभव के ऊपर, या फिर मन के अध्ययन के ऊपर इससे संबंधित, और सही आंसर क्या होगा वहां पर, मन का अध्ययन। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से सवाल बनाएगा बीपीएससी, ये नहीं बनाएगा कि साइकी का मतलब ये होता है और फिर जो है बाकी का मतलब क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे मन से हम कहाँ पे गए, मन से हम व्यवहार पे गए, व्यवहार से हम अनुभव पर गए, और आगे हम इस प्रकार से बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, ओके, आपको जो देखना है यहाँ पे एक बात यहाँ पर ये है जरूरी कि जो आपको बता रहे थे पिछले वीडियो के अंदर भी, यहाँ पर देखिए यहाँ पर फिलॉसफी दी हुई है। ठीक है, इस वाले एरिया को अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर फिलॉसफी दी हुई है, एनसीईआरटी के लेक्चर्स में इसको अच्छे से सब कुछ कवर किया हुआ है। ठीक है, डेकार्टेस की बात की गई है, तो आप मान के चलिए 4.2 में आपको इनसे संबंधित जानकारी देखने मिलेगी। ठीक है, ओके, यहाँ देखिए बिग बैंग थ्योरी की बात की गई है, महाविस्फोट सिद्धांत की बात की गई है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एनसीईआरटी का प्रत्येक प्रश्न जो जो बता रहे हैं, जो जो बातें बोल रहे हैं, वो आपको ध्यान से देखनी है। ठीक है, ओके, अब यहाँ पर देखिए मन एवं व्यवहार की समझ है। अब यहाँ पर देखिए क्या आ चुका है, जो पहले हमने अध्ययन कर रहे थे मन के बारे में, यानी कि माइंड के बारे में, उसके साथ हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे बिहेवियर के बारे में। ठीक है, मन और व्यवहार किस प्रकार से काम करता है। सीधा सीधा सवाल पूछ लेगा आपसे, स्पेरी कौन था, जैसे तंत्रिका वैज्ञानिक। ठीक है, ये इस टाइप के सवाल आपसे बन सकते हैं। और यहाँ पे आगे कुछ दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए मनोविज्ञान विद्या शाखा की प्रसिद्ध धारणा है, यहाँ पे कुछ धारणाओं के बारे में बात की गई है, कुछ थ्योरीज की बात की गई है, उनको यहाँ पर हम देखते हैं। और आप देखेंगे यहाँ पर कैसे यहाँ से यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 4 को, चैप्टर नंबर 4 को लिंक किया है, और उसी के साथ साथ लिंक किया है आपके सोशल साइकोलॉजी वाले चैप्टर को भी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दृष्टि ओझल मन ओझल, और यहाँ पर क्या लिखा है, दूरी से हृदय में प्रेम और प्रगाढ़ होता है। ठीक है, दोनों ही कंसेप्ट आप देखेंगे तो कहाँ से लिए गए हैं, आपके पार्ट हैं सोशल साइकोलॉजी के, यानी कि आपके सामाजिक मनोविज्ञान के। ठीक है, सामाजिक मनोविज्ञान में क्या करते हैं, बेसिक डेफिनेशन पूछेगा आपसे, जहाँ पे आप एक सिंगल पर्सन का उसके आस पड़ोस में ग्रुप के साथ, और उस ग्रुप का उसके साथ किस प्रकार से संबंध है, किस प्रकार से अंतर्वैयक्तिक संबंध है, उस सब के बारे में हम बात करते हैं सामाजिक मनोविज्ञान के अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी आती है वहां से सोशल साइकोलॉजी के अंदर। एंड उसी के साथ साथ आपको क्या बोला हुआ है, पहला पॉइंट, कि जितना आपकी दूरी होगी उतना क्या होगा, उतना प्रेम प्रगाढ़ होगा। ये आपको पढ़ने कहाँ मिलेगा, ये आपको पढ़ने मिलेगा 12th क्लास की एनसीईआरटी में, जब आप पढ़ेंगे पीछे के चैप्टर, यानी कि 4th 5th चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तब आपको वहां पर देखने मिलेगा। पॉइंट यहाँ पर यह है कि हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात करने वाले हैं जीन पियागेट की थ्योरी। देखिए यहाँ पर लिखी हुई है, इस प्रकार से आपको जो है लिंक करके पढ़ना है सभी चीजों को। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दृष्टि ओझल और आंख से ओझल, क्या लिखा हुआ है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, यानी कि दृष्टि से बाहर तो क्या होगा, दिमाग से बाहर भी। याद करिए पियागेट की जो आप स्टेजेस पढ़ते हैं, जो आपको पढ़ाई है SPCF। ठीक है, SPCF यानी कि सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मर ऑपरेशनल, ये तो आपको एकदम रटी हुई होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। यहाँ पर एक चीज होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं वस्तु स्थैर्य। ठीक है, और इसी वस्तु स्थैर्य की, यानी कि इसी ऑब्जेक्ट परमानेंस की बात कहां पर हो रही है, ऑब्जेक्ट परमानेंस की बात हो रही है यहाँ पर इस चैप्टर नंबर 1 के अंदर, जहां पर आपको बोल रहे हैं आउट ऑफ साइट, दृष्टि के सामने से जाएगा तो माइंड से भी चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे पियागेट की थ्योरी की बात हो रही है, ऑब्जेक्ट परमानेंस जो बताया है पियागेट ने, उसकी यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, तो देख रहे हैं आप किस प्रकार से आपको लिंक करना होता है। पहला चैप्टर लिंक कर रहा है आपके 4th चैप्टर के साथ में, उसी के साथ साथ 4th चैप्टर 5th चैप्टर से लिंक कर रहा है आपके कौन से, जो है 6th चैप्टर से, जो आपके एनसीईआरटी के होंगे सोशल साइकोलॉजी वाले। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए, आपको ऐसा नहीं कि आप 4th चैप्टर पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा, आप जब 1st चैप्टर में पढ़ रहे हैं यहाँ पर तो भी आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पे पियागेट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, उसी के साथ देखिए यहाँ पर एक और दिया हुआ है, कहाँ गया, ये देखिए ड्वेक की थ्योरी दी गई है यहाँ पर, इसको भी देखेंगे आप। एंड यहाँ पर देखिए मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला है, जैसे ही आप पढ़े इसको आपको क्लिक होना चाहिए कौन बात करता है। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से पता चलता है कि यदि आपने अच्छा अभ्यास किया है तो वास्तव में आप अच्छा निष्पादन कर सकेंगे, क्योंकि अधिक श्रोताओं के रहने से आपका निष्पादन बढ़ेगा। बताइए नीचे कमेंट करके यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे सोशल लोफिंग की बात हो रही है, सोशल फैसिलिटेशन की बात हो रही है, फ्रिट्ज हाइडर की बात हो रही है। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर की बात हो रही है। 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, बताइए किसकी बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे आपको लिंक किया हुआ है कहाँ से, आपकी सोशल साइकोलॉजी वाले चैप्टर से यहाँ पर आपको लिंक किया हुआ है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे बात कर रहे हैं विलियम जेम्स के बारे में। ये जॉन ड्यूई यूजीसी नेट में आपका आता है। ठीक है,
विलियम जेम्स के अनुसार वातावरण से अंतःक्रिया करने वाली मानसिक प्रक्रियाओं की एक सतत धारा के रूप में चेतना ही मनोविज्ञान का मूल स्वरूप रूपायित करती थी। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी के बारे में, कैसे पहले स्ट्रक्चरलिज्म आया, फिर कैसे फंक्शनलिज्म आया, और इस प्रकार की बातें आगे आगे आपके सामने यहाँ पर आती हुई मिलेंगी। ठीक है। उस समय के एक प्रसिद्ध शैक्षिक विचारक जॉन डीवी ने प्रकारवाद का उपयोग यह तर्क करने के लिए किया कि मानव किस प्रकार वातावरण के साथ अनुकूलन स्थापित करते हुए प्रभाव उत्पादक ढंग से कार्य करता है। अगर हम यहाँ पे बात करें आपके सामने, अभी देखिए आपको मालूम पड़ेगा दूध का दूध और पानी का पानी कि आप एनसीईआरटी को कैसे अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। सवाल आपसे पूछेगा क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू, या इनका संबंध है या इनके जानते हैं इसके बारे में, किसके बारे में, आपके फंक्शनलिज्म के बारे में यानी कि प्रकारवाद के बारे में। ऑप्शन क्या दिए हैं आपको, विलियम वुंट दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन में आपको विलियम वुंट दिया हुआ है, ऑप्शन में आपको विलियम जेम्स दिया हुआ है, और फिर ऑप्शन में आपको क्या दिया हुआ है, आपको जॉन डीवी दिया हुआ है, और फिर क्या दिया है, मोर देन वन ऑफ द अबव, और फिर नन ऑफ द अबव। किस पे मार्क करते हैं आप, सही से बताइएगा, खुद से पूछिए आप किस पे मार्क करने वाले थे। अगर आपने ये लेक्चर या ये वीडियो आप नहीं देख रहे होते, किस पे मार्क करते हैं आप कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड विद फंक्शनलिज्म, यानी कि प्रकारवाद से किसका संबंध है। तो मोस्टली 90% लोग, 99% लोग किस पे मार्क करेंगे यहाँ पर विलियम जेम्स पे। और जो क्या करेगा आपको, जो दिलाएगा आपको 0 नंबर, जो दिलाएगा आपको 0 नंबर। ठीक है, सही आंसर क्या होने वाला है, मोर देन वन ऑफ द अबव। जॉन डीवी भी जो है इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि सवाल में क्या पूछा गया है, इनमें से कौन संबंधित है आपके फंक्शनलिज्म से या उनका संबंध है। ठीक है, डिपेंड करता है सवाल किस प्रकार से पूछा है। अब बट ऑब्वियस सी बात है, किसने खोज किया है उस प्रकार से पूछेंगे तो आप विलियम जेम्स से मार्क करेंगे, लेकिन हम जो कहना चाह रहे हैं वो आपको समझना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप फंस सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे अब आपने क्या जान लिया है कि सही आंसर क्या है आपका, मोर देन वन ऑफ द अबव, यानी कि आपके एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि फंक्शनलिज्म, देखिए उस समय के एक प्रसिद्ध शैक्षिक विचारक थे, ठीक है, जॉन डीवी रहे होंगे, ने प्रकारवाद का उपयोग यह तर्क करने के लिए किया कि मानव किस प्रकार वातावरण के साथ अनुकूलन स्थापित करते हुए प्रभाव उत्पादक ढंग से कार्य करता है। तो क्या इनका संबंध नहीं हुआ। फंक्शनलिज्म में क्या बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से आप क्या कर रहे हैं, एनवायरमेंट के साथ आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, एडेप्ट कर रहे हैं, अनुकूलन कर रहे हैं वहां पर। ठीक है, तो जब आपको यहाँ पर एनसीईआरटी बता रही है तो बीपीएससी आपसे पूछ लेगा और आप क्या दोष देंगे, आप दोष देंगे कि नहीं एनसीईआरटी से सवाल नहीं आता है। जॉन डीवी साफ साफ लिखा हुआ है, 4.0 में तैयार रहिएगा, 5.0 में तैयार रहिएगा, इनसे संबंधित सवाल भी आपको देखने मिल सकता है। ठीक है, अब सोचिए इसी प्रकार की कितनी छोटी छोटी डिटेल्स हैं। अभी देखिए हमने केवल 8 पन्ने स्टार्ट किए हैं, 8 पेज इन द सेंस हम 8वें पन्ने पे है केवल, और अभी देखिए हमने यहाँ पर कितनी सारी चीजें आपको यहाँ पर बताई है, कैसे सारी चीजें जो है आपस में यहाँ पर लिंक है। इन्हीं में से देखिए इनका संबंध किससे है, जॉन डीवी का एक और संबंध है इनका प्रैग्मेटिज्म से, प्रैग्मेटिज्म से भी इनका संबंध है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जो है एनसीईआरटी को अच्छे और प्रभावी ढंग से पढ़ना है, ताकि प्रभावोत्पादक ढंग से कार्य करना है आपने भी बीपीएससी एग्जाम के लिए। ठीक है, इसलिए आपकी जो है एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और यहाँ पर देखिए बाकी सारी चीजें भी यहाँ पर दी हुई हैं। ठीक है, आप देखिएगा यहाँ से भी सवाल पूछते हैं आपसे, 1879 में क्या हुआ, 1990 ने क्या किया, ये प्रकाशित किया, ये किया। ठीक है, प्रकारवाद की स्थापना 1895 में हुई, सिगमंड फ्रॉइड ने इसका विकास किया, पावलोव को यहाँ पर क्या मिला, नोबेल पुरस्कार मिला, ये ध्यान रखना है, 1904 में मिलता है, 1904 में मिलता है, बंगाल विभाजन के ठीक 1 साल पहले। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। कोनराड लोरेंस और निको टिनबर्गन देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, इथोलॉजिस्ट के बारे में यहाँ पर देखिए। ठीक है, पशु व्यवहार की जब भी बात होगी तो कोनराड लॉरेंस का नाम आएगा और निको टिनबर्गन का नाम आएगा। आपने कभी नहीं सुना होगा साइकोलॉजी में इनका नाम, लेकिन आपके एनसीईआरटी में देखिए यहाँ लिखा हुआ है, मतलब इसको आपको पढ़ना है, इसको आपने देखना है। ठीक है, उसी के साथ देखिए यहाँ लिखा हुआ डेनियल कानमैन, ये आप पढ़ेंगे जब परसेप्शन अटेंशन वाले चैप्टर में, वहां पर आपको इनका नाम देखने मिलेगा। ठीक है, इनको भी नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, तो पूछ लेगा आपसे नोबेल पुरस्कार किसको नहीं मिला है। 1899 में देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, रॉजर स्पेरी को देखिए मस्तिष्क विच्छेदन अनुसंधान के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त। अभी जरा रुकिए, ये जो रॉजर स्पेरी है किसके लिए मिला है इनको, मस्तिष्क विच्छेद अनुसंधान के लिए नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है 1981 के अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पढ़ना होता है एनसीईआरटी के अंदर, इस प्रकार की आपको जो डीप चीजें हैं उसको भी आपको फाइंड आउट करना होगा अगर आप यहाँ पर 4.0 के अंदर पास करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो आपको जो बेसिक चीजें हैं जो ब्लैक वर्ड्स में लिखा हुआ है उनको तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन साथ ही साथ आपको हर चीज का मतलब, हर चीज का मीनिंग आपको यहाँ पर मालूम होना चाहिए, इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। उसी के साथ साथ नंबर 1 इंपॉर्टेंट चीज आपके पास ब्लैक वर्ड्स जो है, उसके बाद आपके पास जो बॉक्सेस में बने हुए हैं उनको आपको पढ़ना है अच्छे से। ठीक है, और उनको जो है आपको बार बार रिवाइज करना है, और इन सबको कॉम्प्लीमेंट किसके साथ करना है, कॉम्प्लीमेंट करना है आपने रिवीजन के साथ। जितना अच्छा आप रिवाइज करेंगे उतना आपको यहाँ पर आंसर मिलेगा। सारे सवाल आप देखेंगे जो आपको मिलेंगे लगभग आपके एनसीईआरटी से मिलेंगे, और जितना आप इसको डीप में पढ़ते जाएंगे उतना आपको वो आंसर निकालते जाएगी। क्योंकि बीपीएससी क्या कर रहा है अभी यहाँ पर, आंसर्स में चेंजेस कर रहा है, आई मीन क्वेश्चंस में चेंजेस कर रहा है पैटर्न में। अब वो सीधा सीधा पूछ तो रहा है, उसके साथ साथ घुमा फिरा के भी आपसे चीजों को पूछ रहा है।
जिसके बारे में ध्यान रखना होगा आपको कैसे अच्छे से पढ़ाई कर कर। ठीक है, तो एनसीईआरटी में के द्वारा पढ़ के कंप्लीटली अच्छे से तैयारी कर सकते हैं सेल्फ स्टडी से। इस प्रकार से आप पढ़ सकते हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं एनसीईआरटी हमारे साथ, तो आपको मालूम है हमारा कोर्स चल रहा है बीपीएससी 4.0 के लिए, जिसके अंदर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं। उसके द्वारा आपको देखिए 2499 में आपको सारी चीजें मिल जाती हैं। आपको मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ 30 मॉक टेस्ट हैं इसके अंदर, है ना, 10 सवाल प्रत्येक मॉक में होते हैं और बाकी सारी चीजें मिल जाती हैं। आपके 4.0 में सफलता के लिए इतना सफिशिएंट है, इतना इनफ है। ठीक है, और भी आपकी एनसीईआरटी की स्पेशल वीडियोस वगैरह आने वाली है, जैसा अभी आप देख रहे हैं ये स्पेशल वीडियो का ही पार्ट है। इस प्रकार की आगे और भी वीडियोस आएंगी जहां पर और चीजों को खोलेंगे, देखेंगे कि और क्या क्या यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, ज्वाइन करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना तो भी कोई बात नहीं आप, लेकिन एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ेंगे, इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, ओके, मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे हम तब और किसी टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे अहेड, टेक केयर। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना इसको बिल्कुल भी ना भूलें।